नमस्ते, आप सबका स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, जिसमें हम लोग कैंसर से जुड़े रहस्यों के बारे में और उससे जुड़े उपचारों के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सर्वस्व हेल्थ केयर से डॉक्टर प्रसाद कासबेकर, जो खुद एक कैंसर सुपर स्पेशलिस्ट हैं और इनका स्पेशल इंटरेस्ट है कैंसर सर्जरीज में, जो हेड एंड नेक से जुड़ी होती है। ये अपनी ट्रीटमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज की एडवांस्ड टेक्निक्स भी यूज करना पसंद करते हैं। दूसरे हमारे साथ हैं कंसल्टेंट सर्वस्व हेल्थ केयर से डॉक्टर रियाल गोवियस, जो मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेटिक्स में महारत रखते हैं और स्पेशलिस्ट हैं फेशियल रिकंस्ट्रक्शन एंड ओरल रिहैबिलिटेशन में। आप दोनों का हमारे इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर प्रसाद, हम लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा कैंसर की बीमारी में इंसान के कौन से अंग की देखी जाती है और इसके प्रमुख लक्षण क्या देखे जाते हैं? भारत में सबसे कॉमन कैंसर रहता है मुंह का कैंसर। ये इसलिए क्योंकि अपने पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा लोग तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि टबैको के व्यसन करते हैं। उसमें सबसे कॉमन लक्षण रहता है मुंह में छाला। ये छाला नॉर्मली भरता नहीं है, हफ्तों से बढ़ता रहता है। उसके अलावा कभी कभी मुंह से खून गिरना, दांत का ढीला होना या मुंह में दर्द होना, ऐसे लक्षण भी रहते हैं। कभी कभी मुंह कम भी खुल सकता है या गले में भी गठान आ सकती है। तो ये सब लक्षण रहते हैं मुंह के कैंसर के। इस तरह के संकेत और लक्षण देखे जाने पर मरीजों को क्या करना चाहिए और कौन से टेस्ट करवाने चाहिए डॉक्टर प्रसाद? सबसे पहले मरीज को एक स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए। अगर आपको ये कुछ ऐसे लक्षण मिले तो आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाओ। यूजुअली हम लोग फर्स्ट एक बायोप्सी करते हैं और एक स्कैन करते हैं। ये सबसे पहला स्टेप रहता है। बायोप्सी से हमें ये पता चलता है कि वो जो छाला या जो भी घाव है उसमें कैंसर है कि वो मामूली घाव है। और दूसरा, हम लोग स्कैन इसके लिए करते हैं कि ये पता चले कि अपने पास जो कैंसर की गांठ है उसकी कितनी स्टेज या कितना वो फैल चुका है। ये सब करने से हम लोग ये प्लान कर सकते हैं कि आगे क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट को। कैंसर के डिटेक्ट हो जाने पर सबसे पहले किस तरह का उपचार किया जाता है? तो वो बेसिकली डिपेंड करता है कैंसर कौन से स्टेज का है। जो जैसे मैंने पहले बोला था, हम लोग स्कैन करके पहले डिटरमिन करते हैं कि वो कैंसर कितना तक फैल चुका है। अगर कैंसर का फैलना कम है, यानी स्टेज उसका अर्ली है, पहला या दूसरा स्टेज, तो पहले हम लोग ऑपरेशन करके पूरा गांठ को निकाल देते हैं। ऑपरेशन अगर कैंसर का स्टेज ज़्यादा है, यानी तीसरा या चौथा स्टेज, तो फिर हम लोग को कभी कभी मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। मल्टी मोडालिटी का अर्थ रहता है कि सर्जरी के साथ साथ कीमोथेरेपी और रेडिएशन का भी प्रयोग किया जाता है। अभी कभी कभी जब कैंसर बहुत ज़्यादा है, हम पहले सर्जरी नहीं करते हैं, हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं। इसको हम न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं। उससे गांठ थोड़ी छोटी हो जाती है और फिर उसके बाद हम लोग ऑपरेशन करके गांठ को निकाल देते हैं। रेडिएशन यूजुअली कैंसर निकालने के बाद दिया जाता है। यानी कैंसर रहता है छोटे छोटे सेल्स का बीमारी, तो हम लोग ये सोचते हैं कि सर्जरी के बाद भी कुछ सेल्स रह सकते हैं वहाँ पे, तो इसके लिए हम लोग उसको रेडिएशन देके जला के उसको नष्ट कर देते हैं। अभी इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि ट्रीटमेंट ऑफ ओरल कैंसर में सर्जरी ही क्योरेटिव रहता है। क्योरेटिव यानी पेशेंट को कैंसर से मुक्त किया जाता है। कभी कभी जब पेशेंट्स बहुत ही एडवांस स्टेज में आते हैं तो वो टाइम पे हम लोग सर्जरी का ऑप्शन नहीं देते, वो अब उनको पैलिएटिव बोलते हैं। पैलिएटिव का अर्थ रहता है कि हम लोग पेशेंट को क्योर नहीं करना चाहते, बस उसका जो कैंसर है उसको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। वो टाइम पे हम लोग सिर्फ रेडिएशन या कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। इतनी सारी जानकारी डॉक्टर प्रसाद आपने दे तो दी है, लेकिन डर से कहीं पेशेंट कंफ्यूज तो नहीं हो जाते? क्या इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए डॉक्टर रियाल आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? बिल्कुल डॉक्टर साहिल, इसमें क्या रहता है कि जब भी पेशेंट डिटेक्ट हो जाते हैं कैंसर के साथ, तो ये सिर्फ उनका बीमारी नहीं होती, आखिर पूरी परिवार के ऊपर ये असर पड़ता है और फिर उनको पता नहीं रहता है कि उनको कहाँ पे पहले जाना है, बाद में कहाँ पे जाना है। तो इसलिए हमने ये सर्वस्व चालू किया है
जहाँ पे एटलीस्ट देर आर 15 डॉक्टर्स, 15 डॉक्टर है हमारे साथ, कैंसर सर्जन्स, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, कीमोथेरेपिस्ट, प्रोस्टोडोंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और स्पीच और स्वॉलो थेरेपिस्ट, यानी हम लोग होलिस्टिक ट्रीटमेंट करते हैं। और हम लोग ये हमारा मकसद है कि पेशेंट को जब से डिटेक्ट होते हैं और उनका पूरा ट्रीटमेंट ख़त्म होने तक हम उनके साथ रहते हैं, उनके परिवार के भी साथ रहते हैं, उनका काउंसलिंग करते हो, उनकी देखभाल भी करते हैं, ताकि उनका ट्रीटमेंट एकदम सही टाइम पे हो और उनके जो रिजल्ट्स है वो एकदम अच्छे हो। डॉक्टर प्रसाद और डॉक्टर रियाल, आप लोगों ने बहुत बेहतरीन जानकारी हमें दी है, लेकिन इस उपचार में सबसे एडवांस ट्रीटमेंट कौन से इस्तेमाल की जाती है? तो अब तक जो ट्रीटमेंट चल रहा था उसमें बेसिक फोकस था कि पेशेंट को कैंसर मुक्त किया जाए। उसके लिए हम लोग सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी इत्यादि का इस्तेमाल करते थे। अभी उसमें प्रॉब्लम क्या आता था, पेशेंट कैंसर मुक्त हो जाता था पर पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ और अपीयरेंस में बहुत भारी मार पड़ती थी पेशेंट को। उसमें क्या होता था, पेशेंट ठीक से बोल नहीं पाता था, पेशेंट ठीक से खाना नहीं खा पाता था। तो रिज़ल्ट अच्छे आते थे कि पेशेंट का लाइफ स्पैन बढ़ जाता था, पर पेशेंट का क्वालिटी में बहुत खराबी रहती थी। इसीलिए आजकल जो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स है, आफ्टर क्योर ऑफ कैंसर, टू गिव द पेशेंट बेस्ट टाइप ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड द बेस्ट आउटकम, उस पर फोकस किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि AI मॉडल्स के हिसाब से हम लोग अपना ट्रीटमेंट प्लान बताते हैं। वो मैं आपको एक बार डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक 3D मॉडल बनाते हैं पेशेंट का। उसके लिए बेसिक CT स्कैन की ज़रूरत है। CT स्कैन बना के हम लोग 3D रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं पूरे स्कल का। वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे जो कैंसर है वो कहाँ पे स्थित है और उसका कितना एक्सटेंट है। यूजुअली कैंसर अपनी हड्डी में घुस जाती है, तो हड्डी में कैसा रहता है, अपर या लोअर हड्डी, अपना मैंडिबल या मैक्सिला, उसमें कभी कभी कैंसर घुस जाता है। उसके लिए हम लोग एक मॉडल बना के डिसाइड करते हैं कि कितना कैंसर काटना है। फिर अगर मैंडिबल का भाग करना है तो नीचे के हिस्से की बोन से हम लोग वापस हड्डी बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं फिबुला। ये मैं एक डायग्राम के साथ, एक मॉडल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। समझो पेशेंट को ये हिस्से में कैंसर है, उसमें कैसा करना पड़ता है, जब हम ऑपरेशन करते हैं तो ये हिस्सा हम लोग काटते हैं पेशेंट का। अभी ये हिस्सा चला गया, अभी जो डिफेक्ट है वो ऐसा रहेगा। नॉर्मली जब हम फ्लैप रिकन्स्ट्रक्शन या कोई भी प्लास्टिक सर्जरी करते हैं तो ये हिस्सा में हम लोग को कुछ ना कुछ भरना पड़ता है, नहीं तो वो माउथ का जो कंटिन्यूटी है वो नहीं बरकरार रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पैर की हड्डी से हम लोग एक छोटा हिस्सा लेते हैं। पैर में 2 हड्डी रहती है, एक रहता है बड़ा टिबिया और छोटा फिबुला। फिबुला नॉर्मल आदमी में यूज़ में नहीं आता है, इसलिए हम फिबुला से एक छोटा हिस्सा निकाल के वही हड्डी से हम लोग एक भाग बना देते, जिससे हम लोग ये जो मैंडिबल का डिफेक्ट है उसको हम लोग वापस रिकंस्ट्रक्ट करते। तो ये बेसिकली ऐसे फिट हो जाएगा। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, 3D मॉडलिंग की क्या ज़रूरत है। बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि ये जो लेंथ्स रहते हैं, जो थिकनेस रहता है, उसमें बहुत फ़र्क आता है। अपना मेन एम रहता है माउथ ऑक्लूजन, यानी जैसे नॉर्मल आदमी खाना चबा सकता है या खाना खा सकता है, उसके लिए हम लोग को हड्डी का लेंथ और वो सब प्रॉपरली मेजर करना पड़ता है, राइट टू द लास्ट मिलीमीटर। इसके लिए हम लोग ये 3D मॉडल्स बनाते। 3D मॉडल बना के हम लोग स्पेशल कटिंग गाइड्स बनाते हैं। कटिंग गाइड्स का मतलब एक स्पेशल मॉडल रहता है जो हम लोग कैंसर निकालने के टाइम पे ऊपर डाल के उसके ऊपर हम लोग कट करते हैं। उसके हिसाब से एक पैर में भी कटिंग गाइड रहता है, जिससे हम लोग वही हिस्सा काट सकते हैं। ये टेक्निकल डिटेल्स मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी हिस्सा रहता है। जब हम ये जोड़ते हैं तो द रिकन्स्ट्रक्शन जो हो जाता है, पेशेंट इनफैक्ट कभी कभी चौकन्ना भी रहता है कि क्या मेरा कभी ऑपरेशन हुआ था क्या। अभी इसमें और भी कुछ एडवांसेस है कि हम लोग यहीं पे नहीं रुकते,
हमने ये सब रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, पर वो दांतों का क्या? तो उसके लिए मैं डॉक्टर रियाल को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो और फिर जैसे हम लोग वो फिब्युला ग्राफ्ट लगाते हैं अंदर, उसका जो एक्चुअल पोजीशन रहता है वो भी हम लोग एआई और कंप्यूटर इंजीनियरिंग से हम लोग पहले से ही डिसाइड करते हैं। फिर ऊपर और नीचे के दांत एकदम बराबर तरीके से मिलने चाहिए, जो हम लोग ऑक्लूजन बोलते हैं। तो वो भी डिसाइड करने के लिए हम लोग एआई और अपना डिज़ाइनिंग के साथ डिसाइड करते हैं, और फिर वही पोजीशन में हम लोग इम्प्लांट्स डालते हैं, डेंटल इम्प्लांट्स। तो ये इम्प्लांट्स के सहायता से हम लोग फिर उसके ऊपर हम लोग दांत लगाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये ओरल रिहैबिलिटेशन के भाग हो जाता है। डॉक्टर रियाल, क्या आप बता सकते हैं कैंसर पुनर्वास यानी कैंसर रिहैबिलिटेशन में क्या आवश्यक होता है और ये क्यों ज़रूरी होता है? तो साहिल, जैसे हम लोग ये सर्जरी में ये फिब्युला ग्राफ्ट लगाते हैं, डेंटल इम्प्लांट्स लगाते हैं, इतना सारा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे डॉक्टर प्रसाद ने पहले बताया था, पहले हम लोग सिर्फ कैंसर मुक्ति देखते थे, लेकिन अभी पेशेंट 15, 20, 30 साल के लिए जब वो जीते हैं तो उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी रहती है? वो बराबर से खाना नहीं खा सकते, बोल भी नहीं सकते, उनके बहुत सारे फेशियल डिसफिगरमेंट्स रहते हैं। तो वो सबको कॉम्बैट करने के लिए हम लोग रिहैबिलिटेशन करते हैं। जो मैंने बताया था जहाँ पे हम डेंटल इम्प्लांट्स लगाते हैं, उसके ऊपर तो सिर्फ दांत ही आ जाते हैं, तो फिर पेशेंट बराबर से खाना खा सकते हैं और वो बराबर बोल भी सकते हैं, पानी पी सकते हैं ठीक से। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे अगर उनको ठीक तरह से बोलने नहीं होता है या वो ठीक तरह से खाना नहीं गल सकते, तो इसमें स्पीच और स्वॉलो थेरेपी या एक स्वॉलो थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद उनके मसल्स जो रहते हैं सर्जरी के बाद वो काफ़ी वीक, ढीले हो जाते हैं, तो उसको वापस स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको किस तरह से खाना खाना चाहिए, चबाना चाहिए, वो सब सिखाने के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और फिर कभी कभी ये कैंसर का न्यूज़ सुन के पेशेंट या उनके फैमिली मेम्बर्स के मानसिक तनाव बहुत हो जाता है, बहुत स्ट्रेस हो जाती है, तो वो साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट के लिए भी एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। ये सारे चीज़ें हम लोग रिहैबिलिटेशन बोलते हैं, ताकि पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ एकदम अच्छी हो और उनका जो आउटकम्स है, सर्जिकल आउटकम्स है, ट्रीटमेंट आउटकम्स है, वो सबसे बेस्ट है। आप दोनों ने हमें इतनी सारी ज़रूरी जानकारियां दी है और आप दोनों का इन सारी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्या मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं कि आप लोग ये ट्रीटमेंट कहाँ करते हैं? थैंक यू साहिल, हम लोग को इधर बुलाने के लिए। ये सब डिस्कशन से आप होपफुली काफ़ी लोगों की मदद हो जाएगी। हम लोग सब एक होलिस्टिक टीम सर्वस्व हेल्थ करके मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं और हम लोग काफ़ी हॉस्पिटलों से जुड़े हैं। तो बेसिकली पेशेंट की बजट, पेशेंट के नीड्स के हिसाब से हम लोग उनका ट्रीटमेंट अलग अलग हॉस्पिटल्स में करते हैं, ताकि पेशेंट के ट्रीटमेंट में किसी भी कारण कोई कमी ना हो।